पर बुद्धि के आधार पर बात करें तो बुद्धि के आधार पर बात कर रहे हैं एकांगी की, एकांगी जुड़वा बच्चों की बात करें तो इनमें कितना सहसंबंध गुणांक था। बुद्धि के अंदर बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, तो इनमें 0.88 सहसंबंध गुणांक था, सहसंबंध गुणांक था। जबकि जो हमारे भ्रातृ है जुड़वा बच्चे थे, इनकी बुद्धि का सहसंबंध गुणांक था 0.63 सहसंबंध गुणांक। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पर क्लियर ये चीज़ें होनी चाहिए कि एकांक जो बच्चों का शारीरिक कदकाठी लंबाई जो थी वो 0.93 सहसंबंध के रूप में थी, जबकि भ्रातृ की यहाँ 0.64 सहसंबंध गुणांक में थी। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं, तो देखिए एकांगी जुड़वा शारीरिक कितना है 0.93 और इनकी एकांगी जुड़वा बच्चों की बुद्धि कितनी है, तो बुद्धि का यहाँ सहसंबंध गुणांक कितना है, तो 0.88 सहसंबंध गुणांक के रूप में। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं, इसको भी देखें, और भ्रातृ का शारीरिक 0.64 है और भ्रातृ का बुद्धि 0.63 सह गुणांक है, सहसंबंध गुणांक के रूप में है। तो इसमें एक चीज़ समझ में आती है क्या कि बच्चे के आनुवंशिकता गुण और बच्चे का जो वातावरणीय कारक जो गुण हैं उनको भी आप यहाँ देखिए। तो उन्होंने कहा कि बच्चे का यहाँ बात कर रहे हैं कि कौन, डॉक्टर फ्रीमैन और डॉक्टर हॉल्जिंगर महोदय क्या कहना चाहते हैं कि बच्चे के वातावरण पर, आनुवंशिकता का प्रभाव, ध्यान दीजिएगा, आनुवंशिकता का प्रभाव एकांगी जुड़वा बच्चों में अधिक होता है, जबकि और वातावरणीय कारक जो प्रभाव होता है वो भ्रातृ है। तो यहाँ देखिए भ्रातृ का शारीरिक कद लंबाई 0.64 सहसंबंध गुणांक के रूप में थी और उनकी बुद्धि यहाँ 0.63 सहसंबंध के रूप में थी। अर्थात इस आधार पर हम कह सकते हैं कि आनुवंशिकता और वातावरण दोनों ही हमारे मानव व्यवहार को अंतःक्रिया के द्वारा प्रभावित करते हैं। ये दोनों ही कारक, आनुवंशिकता और वातावरण, हमारे मानव व्यवहार को प्रभावित करते हैं। तो मैं समझता हूँ, आशा करता हूँ कि आपको जुड़वा बच्चों पर अध्ययन, जुड़वा बच्चे दो प्रकार, एकांगी जुड़वा बच्चा और दूसरा भ्रातृ जुड़वा बच्चा। अब एकांगी की बात करें तो एकांगी पे हमने बताया था कि माँ का एक अंडाणु यदि पिता के एक शुक्राणु से गर्भित होता है और कोशिका विभाजन के दौरान यदि माँ का वह गर्भित अंडाणु अलग अलग स्वतंत्र दो भागों में विभाजित हो जाए, तो इस प्रकार जन्मे दो बच्चों का जब जन्म होता है तो वो समान लिंग के होते हैं। ठीक है, दूसरी बात करें भ्रातृ जुड़वा बच्चों की, तो वहाँ आपको ये समझना है कि माँ के दो अंडाणु पिता के दो अलग अलग अंडाणुओं से गर्भित हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जन्मे बच्चे निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि वो दोनों लड़का होंगे या दोनों लड़की होंगे, अर्थात वो समान लिंग के होंगे। ठीक है, वो असमान लिंग के भी हो सकते हैं, अर्थात उसमें एक लड़का और एक लड़की भी हो सकती है या दोनों लड़का दोनों लड़की भी हो सकते हैं। तो उसके बाद ये अध्ययन किया था डॉक्टर गैसेल और थॉमसन ने जुड़वा बच्चों का एकांगी के रूप में। ठीक है, तो उसमें बताया था कि जुड़वा बच्चे जो होते हैं एकांगी, उनमें समानता अधिक देखने को मिलती है, लेकिन ये ऐसी संदेह की स्थिति थी। आलोचना कर दी थी किसने, डॉक्टर फ्रीमैन हॉल्जिंगर ने। और आलोचना का कारण क्या था, पहला कारण था कि इसमें नियंत्रण समूह का नहीं होना और दूसरा कारण था समान आनुवंशिक एवं समान वातावरण, इस संदेह की स्थिति होती है। तब इन्होंने अध्ययन किया कि वही 14 वर्ष के बच्चों पर 14 वर्ष तक इनको रखा गया, 14 वर्ष तक इनको रखा गया। 1937 में डॉक्टर फ्रीमैन हॉल्जिंगर ने एकांगी जुड़वा बच्चों के 50 समूह लिए, 50 जोड़ा लिए
और भ्रातृ जुड़वा बच्चों के 52 जोड़ा लिए। ठीक है, इनका अध्ययन का केंद्र माना गया था क्या? एकांगी जुड़वा और भ्रातृ जुड़वा। शारीरिक कद की लंबाई और बुद्धि। शारीरिक कद की लंबाई एकांगी बच्चों में कितना सहसंबंध गुणांक होता है? तो 0.93, जबकि बुद्धि का सहसंबंध गुणांक एकांगी जुड़वा बच्चों में कितना होता है? तो 0.88 होता है। और ऐसी स्थिति में अब इन चीज़ों को देखने पर क्लियर होता है कि बच्चों में आनुवांशिकता के गुण अधिक होते हैं, और जो क्योंकि बुद्धि हमारी वातावरणीय कारकों के द्वारा प्रभावित थी, तो उनमें कितना मिल रहा था? यानी कि एकांगी जुड़वा बच्चों की शारीरिक कद की लंबाई के सहसंबंध गुणांक की अपेक्षा बुद्धि के सहसंबंध गुणांक का मान कम था। तो इसमें हम कह सकते हैं कि हमारे आनुवांशिकता के गुण जो होते हैं वो बुद्धि को कम प्रभावित करते हैं, बशर्ते यह हमको मानना ये भी आवश्यक होगा कि जो मानव का व्यवहार है, मानव का जो आचरण है, ये दोनों की अंतःक्रिया का ही परिणाम होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम बात करेंगे, अभी तो बात की थी समान वातावरण देकर के समान आनुवांशिकता और समान वातावरण दिया जा रहा था। अब हम बात करेंगे कि वही बच्चे एकांगी हैं, लेकिन इनको यदि अलग अलग वातावरण में रखा जाएगा तो किस प्रकार से। फिर उसके बाद हम अगली बात करेंगे कि पोष्य जो हमने बच्चों पर अध्ययन करने के लिए बात की थी, अगली वीडियो में इस पर चर्चा करेंगे। आप अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि अब आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। वीडियो को बीच बीच में रोक रोक करके आप अच्छे से अपना नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। सारी चीज़ आपको घर पर उपलब्ध हो जाए, इसी आशा के साथ। और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लिंक शेयर करें अपने सभी दोस्तों में जो कोरोना काल में घर पर रह कर के अपने भविष्य को अच्छे से संभाल सकें। ठीक है, और जिससे भी हम जल्दी लाइव आ करके आपसे बातचीत कर सकते हैं। तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लिंक शेयर करें। ठीक है, बस आज इतना ही। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए अंदाज के साथ। नमस्कार।